चलिए, क्या पढ़ रहे थे बेटा? ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज, है ना? थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। 4 थ्योरी शायद हम लोगों ने पढ़ ली थी लास्ट में। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और वो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट हो गया था ना। ठीक है, चलो। तो अब फिफ्थ थ्योरी पढ़ेंगे। फिफ्थ थ्योरी इज ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। जरा मुझे बताइए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सही थ्योरी है या गलत थ्योरी है? सही है, गलत नहीं थी। प्रूव भी किया था हमने। हमने क्या मतलब, लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर ने स्वानेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट की हेल्प से थ्योरी को प्रूव भी कर दिया था। लेकिन उसमें गड़बड़ी क्या थी कि हम जिस बात के लिए ये थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे उस बात का आंसर थोड़ी ना मिला। हम क्या बात समझने निकले थे कि अर्थ पर फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे आया। आया ना? लेकिन उसने इस बात का आंसर नहीं दिया। उसने फर्स्ट लाइफ फॉर्म के बाद के लाइफ फॉर्म्स कैसे आए उस बात का आंसर दे दिया। क्योंकि वो थ्योरी क्या बोलती है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ आती है। तो प्री एग्जिस्टिंग टू न्यू लाइफ वाला फंडा फर्स्ट लाइफ फॉर्म के बाद के जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन पर तो अप्लाई हो जाएगा कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ये सब। लेकिन फर्स्ट के पहले तो कोई नहीं। तो फिर वहां प्री एग्जिस्टिंग लाइफ क्या? समझो बात को। तो वो जो थ्योरी है ना, फर्स्ट लाइफ फॉर्म पर अप्लाई नहीं हो पाती, बाकी हर जगह अप्लाई हो जाती। लेकिन हम जानने क्या निकले थे कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे है। तो थ्योरी गलत नहीं है, लेकिन थ्योरी ऐसी है जिससे हमें अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से हम एक और थ्योरी अब डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। यानी ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी पढ़ने के बाद आप ये बात समझ जाओगे कि अर्थ पर फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे आया। समझ में आ रही ना बात बेटा? तो यहां पर ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी, इसका एक और नेम है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी। तो ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी बोल दो या मॉडर्न थ्योरी बोल दो। अब देखिए, ये 2 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिनकी बातें हम इस थ्योरी में पढ़ते हैं। एक ऑपेरिन और एक हेल्डेन। ऑपेरिन बिलोंग करते थे रसिया को, यानी रसियन साइंटिस्ट थे। और हेल्डेन बिलोंग करते थे इंग्लैंड को, है ना? लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट थे। क्योंकि इनका बर्थ जरूर इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट का जो कुछ टाइम था वो इंडिया में इन्होंने स्पेंड किया था। इवन इन्होंने इंडिया में कुछ रिसर्च वर्क भी किया था। इन्होंने एक भुवनेश्वर के अंदर एक लेबोरेटरी स्टेब्लिश कराई थी। इसके अलावा ऐसा भी बोलते हैं कि लास्ट में तो इन्होंने हिंदू रिलीजन भी अडॉप्ट कर लिया था, है ना? तो मतलब काफी कुछ, मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस थे इंडियन कल्चर से और इंडियन एनवायरनमेंट से, इस तरह की बातें। ऐसे कई साइंटिस्ट हुए हैं जिनका बर्थ किसी और जगह हुआ और वर्क उन्होंने इंडिया में किया। एक और साइंटिस्ट है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया फील्ड में वर्क किया था। हालांकि वो अपन ने बात डिस्कस नहीं करती क्योंकि अपने सिलेबस की रेंज से बाहर है। लेकिन रोनाल्ड रॉस भी एक साइंटिस्ट थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे। और जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था तो वो आर्मी के साथ इंडिया आए थे। और यहीं पर उन्होंने कुछ अपना रिसर्च वर्क भी कंप्लीट किया था। तो समझ सकते हो कि मॉस्किटोज की कमी है ही नहीं इंडिया में, है ना? तो उनके लिए शायद आसान भी हो गया होगा, है ना? चलिए, तो ऑपेरिन हेल्डेन, देखिए ये 2 अलग अलग कंट्री से बिलोंग करने वाले साइंटिस्ट हैं। और दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, लेकिन दोनों ने जो वर्क किया था, जो उनके पॉइंटर्स थे, वो सारे एक जैसे थे। इसी वजह से हम दोनों के वर्क को कंबाइंड वे में पढ़ते हैं एक थ्योरी के अंदर। नाम क्या है? ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। वरना वर्क कैसे किया था इन्होंने? इंडिपेंडेंटली। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, ये थ्योरी जो है क्या? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलेगा कि अर्थ पर फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे आया। तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। और कैसा लाइफ फॉर्म? सेल्यूलर लाइफ फॉर्म, मतलब जिनमें सेल्स हो। ऐसा लाइफ फॉर्म जिसमें सेल्स हो, भले वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसकी बात नहीं हो रही है। बस सेल्स होनी चाहिए, ऐसा लाइफ, है ना? क्योंकि वही तो अपन आज के टाइम पर लाइफ मानते हैं, जिसमें सेल होती है, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो ऑपेरेंट हेल्डेन थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो था अर्थ पर,
वो आया था प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। मतलब फर्स्ट लाइफ फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से तो आ ही नहीं सकता, तो किससे आया था? प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब वो जो आप बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हो, मतलब आरएनए, प्रोटीन, ये सारी चीजें बायो मॉलिक्यूल्स में जो आप पढ़ते हो। तो साइंटिफिक भी लग रहा थोड़ा सा, क्योंकि सेल वैसे तो आप कह सकते हो लाइफ की यूनिट है, लेकिन सेल के अंदर तो हर चीज नॉन लिविंग ही है। तो नॉन लिविंग से ही तो फाइनली लाइफ बन रही है एक तरह से वहां पर। तो ये बात थोड़ी सी साइंटिफिक भी लगती है। प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया था अर्थ पर। अब यहां पर इस बात पर थोड़ा फोकस करते हैं, नॉन लिविंग और यहां लाइफ। नॉन लिविंग से लाइफ फॉर्म आ रहा है, ए बायोजेनेसिस हुआ। जब नॉन लिविंग से लाइफ आती है तो क्या बोलते हैं उसको? ए बायोजेनेसिस ही तो बोलते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? ए बायोजेनेसिस। तो ए बायोजेनेसिस से फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया था। ये लो, कल हम लोग थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करके निकले थे, और आज फिर से वही बात आ गई कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म तो ए बायोजेनेसिस से ही आया था। लेकिन ये जो ए बायोजेनेसिस है ना, ये जो ए बायोजेनेसिस है, आपने जो कल पढ़ा था ए बायोजेनेसिस, उससे पूरी तरह से डिफरेंट है। यानी ए बायोजेनेसिस के डिफरेंट वर्जन्स हैं, है ना। वो था ए बायोजेनेसिस 1.0, और एक तरह से तो ए बायोजेनेसिस का कौन सा वर्जन है? 2.0। ए बायोजेनेसिस 2.0। एक ए बायोजेनेसिस आपने पढ़ा था थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, और एक ए बायोजेनेसिस पढ़ रहे हो अब आप यहाँ। दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। वो जो ए बायोजेनेसिस था उसको आप स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ऑटोजेनेसिस भी बोल रहे थे, लेकिन ये जो ए बायोजेनेसिस है इसे आप स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ऑटोजेनेसिस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पॉन्टेनियसली हो रही थी चीज, अचानक से होती थी चीज, टाइम नहीं लगता था। नील रिवर पर नील रिवर की जो मड थी उस पर सनलाइट पड़ती है और वहां से फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स उछलने लग जाते हैं। टाइम ही लगता वहां पर, स्पॉन्टेनियसली। यहां नहीं है ऐसा, यहां लंबा टाइम लगा, इसमें मिलियंस ईयर लग गए इस काम को होने में। स्पॉन्टेनियसली नहीं हुआ ये। तो मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन वो तो था, लेकिन ये नहीं है। वो ऑटोजेनेसिस भी था, वहां अपने आप हुई थी सारी चीजें, कोई एक्सटर्नल फैक्टर थोड़ी ना वर्क कर रहा था, जादू टाइप का हुआ था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पूरी प्रॉपर प्रोसेस हुई है, लंबी प्रोसेस चली है, साइंटिफिक प्रोसेस चली, एक तरह से रिएक्शंस हुई तरह तरह की, तब जाकर के ये चीज। इसका मतलब ये ऑटोजेनेसिस भी नहीं है। वो ऑटोजेनेसिस था अपने आप, यहां अपने आप नहीं, यहां फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं काफी सारे। तो आप कह सकते हो ए बायोजेनेसिस वो भी, ए बायोजेनेसिस ये भी। वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं। वो ऑटोजेनेसिस, ये ऑटोजेनेसिस भी नहीं। समझ में आ गई ना बात? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक और बात है कि नॉन लिविंग में भी तो डिफरेंट है, डिफरेंस है। आप देखो ना, वहां नॉन लिविंग क्या था? डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, सड़ी गली चीजें, जैसे स्ट्रॉ, मर्ड, कीचड़ वगैरह, सड़ा गला भूसा, ये सब नॉन लिविंग वो था वहां। वो थोड़ा सा नॉन साइंटिफिक लग रहा था, तो उन चीजों से कैसे लाइफ आ सकती है। लेकिन यहां नॉन लिविंग कौन है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा सा साइंटिफिक लग रहा है। तो नॉन लिविंग में भी तो डिफरेंस है कि नहीं? तो मतलब इसीलिए अपन इसको अनदर वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग ही है पूरी तरीके से, बस कहने को ए बायोजेनेसिस है, वरना देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंस है। समझ में आ गई ना बात बेटा? तो यहां से फिर एक बात और क्लियर हो जाती है कि अपन ने कहा कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी सही है, और ये बात तो है ही सही, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं और अभी हम बोलेंगे भी कि यही है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब ये भी सही है वो भी सही है। अब दोनों को कैसे मैनेज किया जाए? तो एक्चुअल में क्या है, इन्होंने एक फ्रेज यूज किया है। इन्होंने क्या कहा कि बायोजेनेसिस, सॉरी, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस एवर सिंस। मतलब अर्थ पर बस एक बार ए बायोजेनेसिस हुआ है, और उसके बाद से हमेशा के लिए क्या चल रहा है? बायोजेनेसिस। मतलब जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म आना था अर्थ पर, तब सिर्फ हुआ था क्या? ए बायोजेनेसिस। और जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स आ गए, उसके बाद से बाकी के जो लाइफ फॉर्म्स आए हैं वो कैसे आए हैं? बायोजेनेसिस से आए। तो दोनों बातें क्लियर हो गई नहीं?
यानी आप कह सकते हो कि फर्स्ट आया एबायोजेनेसिस से, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ये जितने भी आए हैं ये सब किससे आए हैं? बायोजेनेसिस। मतलब प्री एग्जिस्टिंग से न्यू वाला फंडा वहां अप्लाई होता है। तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है? एबायोजेनेसिस या बायोजेनेसिस? बायोजेनेसिस। क्योंकि अब फर्स्ट लाइफ फॉर्म बार बार थोड़ी ना बन रहा है, अब तो क्या बन रहे हैं? डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो बाद में बने वो बन रहे हैं। समझ में आ गई ना बात बेटा? तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब यहां देखो, बात आ रही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, तो ऐसा थोड़ी ना था कि अर्थ बनते ही वहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि अर्थ तो किससे बनी थी? एटम्स वगैरह के कंडेंसेशन से, और एटम्स वगैरह तो इनऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक थोड़ी ना है। यानी अर्थ जब बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, तब अर्थ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना होंगे स्टार्टिंग में, तो बाद में बने। तो वो बाद में कैसे बने वो भी बता रहे हैं वहां, कि इनका फॉर्मेशन हुआ था इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बने थे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये नेम भी दे रहे हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना, इसे वो बोल रहे हैं क्या? केमिकल एवोल्यूशन। और इसी का एक और नेम होता है कीमोजेनी। क्या है इसका एक और नेम? कीमोजेनी। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने केमिकल एवोल्यूशन से, और जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए तो उससे जो लाइफ फॉर्म बना, फर्स्ट लाइफ फॉर्म, उसे बोलते हैं क्या? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। यानी पहले हुआ केमिकल एवोल्यूशन और फिर हुआ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। उसको बोला कीमोजेनी, इसको बोलते हैं बायोजेनी। बायोजेनी, ये लीजिए। तो ये 2 स्टेप्स में हुई पूरी प्रोसेस, पहले हुआ केमिकल एवोल्यूशन, फिर हुआ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और तब जाकर के अर्थ पर फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया था। मतलब ये बात समझ में आ गई ना? तो ये है समरी ऑपेरेंट हेल्डेन थ्योरी। इसी को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये समरी अपन ने यहां पर लिख दी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट आता है कि आपको मैंने बताया ना ऑपेरेंट ने अलग एक्सप्लेन किया था, हेल्डेन ने अलग एक्सप्लेन किया था। तो ऑपेरेंट ने अपनी जिस बुक में ये बातें एक्सप्लेन की थी उस बुक का नेम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये पॉइंट भी वहां आया है। तो आपको बुक्स वगैरह के नेम भी इस चैप्टर में याद रखने होते हैं कुछ। तो ऑपेरेंट की बुक का क्या नेम था? ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें क्या की थी? एक्सप्लेन की थी। फिर बात आती है कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया था अर्थ पर, ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो आया था अर्थ पर, ये कहां आया था? ये कहां आया था? इन सी वाटर। कहां आया था? सी वाटर में, मतलब वाटर में, आप ऐसे बोल दो, वाटर में आया था। मतलब ओरिजिन जो हुआ था लाइफ का वो कहां हुआ था? वाटर में। तो एक बात बोली जाती है, वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि अगर वाटर नहीं होता उस टाइम पर तो शायद अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन भी नहीं होता। मतलब इवन अर्थ क्या, किसी भी प्लेनेट पर अगर लाइफ का ओरिजिन होना है तो वाटर इज एसेंशियल, वाटर तो होना ही चाहिए। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि जब भी आप इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह या फिर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो डिस्कवरी चैनल पर या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर आते हैं, जिसमें वो मार्स मिशन की बात कर रहे होते हैं या मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी सर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहां आपने देखा वो वाटर सर्च कर रहे होते हैं। वो सॉइल सैंपल ले रहे होते हैं कि चलो सॉइल में वाटर की पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि वाटर अगर होगा तभी तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की पॉसिबिलिटी होगी और तभी तो वहां लाइफ फॉर्म्स मिलेंगे, वरना कैसे मिल सकते हैं? तो ये पॉइंट याद रखना, वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब जरा समझना अच्छे से बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये नहीं बोल रहा कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हालांकि वाटर एसेंशियल है लाइफ के लिए भी, लेकिन अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो थोड़ा क्वेश्चन, हालांकि ऐसा आएगा नहीं कभी, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना ऐसे। क्वेश्चन आया, मान लो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ? फर्स्ट ऑप्शन वाटर, सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन फूड, ऑल, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव, ओनली वाटर। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए वाटर एसेंशियल है बस। फूड कौन खाएगा? अरे जब कोई लाइफ ही नहीं है तो फूड किसके लिए? तो फूड जरूरी नहीं है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। ऑक्सीजन तो और भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जब होती है तो फिर तो लाइफ का ओरिजिन हो ही नहीं पाता। अभी आप समझोगे आज कि ऑक्सीजन का ना होना स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा रीजन था अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन होने में। अब नहीं हो सकता लाइफ का ओरिजिन अर्थ पर दोबारा से, क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ओरिजिन नहीं हो पाता, तो ऑक्सीजन तो और भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। फूड चलो है भी तो उससे दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो यानी आंसर क्या जाएगा इसका?
वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑरिजिन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ऑप्शंस वही के वही, अब आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। वाटर भी एसेंशियल है, ऑक्सीजन भी एसेंशियल है उनके लिए जो कि एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं, और साथ में फूड वो भी तो जरूरी है। समझ रहे हो ना बात को? क्वेश्चन में देखो ना एक ही वर्ड के से आंसर कैसे चेंज हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन बात किसकी कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ की कर रहे हैं। क्लियर है ना बात? चलिए, तो ये तो छोटी मोटी बातें थी। अब हम आते हैं इस चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं केमिकल एवोल्यूशन और फिर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा केमिकल एवोल्यूशन। बताइए केमिकल एवोल्यूशन में कहां से कहां तक पहुंचना है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तक पहुंचना है। तो देखिए कैसे बनी ये सारी चीज। तो जब अर्थ बनी थी तो अर्थ पर सिर्फ एटम्स थे, यानी सिर्फ एटॉमिक स्टेज थी उस टाइम पर, मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ थे ही नहीं, सिर्फ एटॉमिक स्टेज थी बस, मतलब एटम्स थे। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी प्लैनेट्स वगैरह स्टार्स वगैरह बने थे वो एटम्स वगैरह के कंडेंसेशन से ही तो बने थे, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था। तो अर्थ पर इनिशियली जब 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बनी, तो वहां पर कौन सी स्टेज थी, सिर्फ एटॉमिक स्टेज, मतलब सिर्फ एटम्स थे। कौन कौन से एटम्स थे, लगभग लगभग सारे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, नियोन, जो भी सब लिखे हैं सारे एटसेट्रा लगा दिए, क्योंकि अपने लिए तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जरा मुझे बताओ क्या बायोमोलिक्यूल्स में भी यही नहीं पढ़े थे आपने कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर मेन जो एक तरह से एलिमेंट्स हैं वो यही तो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसलिए तो ये बात थोड़ी साइंटिफिक भी लग रही है थ्योरी कि हाँ जो चीज सेल के अंदर है वो आई कहां से, अर्थ से ही तो आई है, और तभी तो लाइफ बनी। समझ पा रहे हो ना? तो यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इस तरह के एटम्स थे। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं कि इनमें भी सबसे ज्यादा जो एटम्स थे वो किसके थे, हाइड्रोजन के, मतलब मैक्सिमम नंबर में जो एटम्स थे वो किसके थे, हाइड्रोजन के। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एटम्स थे वो भी कौन से थे, हाइड्रोजन। तो मोस्ट रिएक्टिव भी और सबसे ज्यादा नंबर में भी कौन, हाइड्रोजन। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, क्या ऑक्सीजन एटम नहीं है यहाँ पे, है, ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन एटम नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद बोलूंगा कि ऑक्सीजन गैस नहीं थी। दो अलग अलग बातें हैं, ऑक्सीजन गैस होने का मतलब मॉलिक्यूल O2, और अभी मैं क्या बोल रहा हूं, एटम। तो O तो था, O2 नहीं थी। फर्क समझ रहे हो ना बेटा? तो ऑक्सीजन एटम तो प्रेजेंट थे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन गैस नहीं बन पाई। तो ये हो गया एटॉमिक स्टेज का फंडा। अब क्या था कि जो प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस थी, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में ही। प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस फेवरेबल थी रिएक्शंस के लिए, मतलब ऐसी कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से इनके बीच में क्या होने लग गई, रिएक्शन। जैसे एक तो लिख देता हूं, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था जब अर्थ बनी थी उस टाइम, अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर हुआ करता था अर्थ का, अर्थ सरफेस का, अर्थ के अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस। ये तो ऐसी कुछ कंडीशंस थी जो हेल्पफुल थी किसके लिए, रिएक्शंस के लिए, किनके बीच, इन सब के बीच। तो यहां पर इनके बीच में रिएक्शन होने लगी, और भी पढ़ेंगे अभी अपन एक एक करके। तो यहां पर एटॉमिक स्टेज से मॉलिक्यूल्स बनने लग गए, मतलब कौन सी स्टेज आ गई, मॉलिक्यूलर स्टेज आ गई, मॉलिक्यूल्स बनने लग गए रिएक्शन से। अब रिएक्शन नहीं पढ़ना डिटेल में कि सारी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा आइडिया लेना है। हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन एटम्स थे सबसे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे, तो इन्हीं ने सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाई भी। तो हाइड्रोजन एटम्स ने रिएक्शन की ऑक्सीजन एटम के साथ, और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, तो यहां पर फॉर्मेशन हो गया किसका, वाटर। लेकिन वाटर भी किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कितना था, 1000 डिग्री सेल्सियस, 100 के ऊपर तो वेपर फॉर्म ही मिलेगा, लिक्विड फॉर्म कैसे मिल सकता है। तो यानी यहां फॉर्मेशन किसका हुआ, वाटर वेपर का। तो वाटर वेपर का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से भी रिएक्शन की, और रिएक्शन करके क्या बनाई, अमोनिया गैस। तो यहां पर अमोनिया गैस भी बन गई। अब ये जो आपके सामने दो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं ना, कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ये इनऑर्गेनिक है दोनों, और इनके लिए बोला जाता है कि ये ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो सबसे पहले बने थे प्रिमिटिव अर्थ पर।
तो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते थे। फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑन अर्ली अर्थ वर वाटर वेपर एंड अमोनिया। तो यहां पर याद रखना ये क्या है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अर्थ के। इसके बाद क्या हुआ, और भी तरह तरह की रिएक्शंस होती रही, जैसे हाइड्रोजन आपस में ही रिएक्ट कर गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, तो यहां पर H2 गैस बन गई। नाइट्रोजन आपस में ही रिएक्ट कर गया तो नाइट्रोजन गैस बन गई। इसके अलावा और भी तरह तरह की रिएक्शन हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बाइड्स बने, साइनाइड्स बने, तरह तरह की चीजें बनी। अब जब कार्बाइड्स बने और कार्बाइड्स के साथ वाटर वेपर ने रिएक्शन की तो मीथेन गैस बन गई। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, एल्यूमिनियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस बनाता है, पढ़ा होगा ना, Al4C3 प्लस H2O इक्वल्स टू CH4, इस तरह की रिएक्शन। तो कार्बाइड्स की जब रिएक्शन वाटर वेपर के साथ हुई तो मीथेन गैस भी यहां पर बन गई, तो यहां पर मीथेन गैस भी आ गई, CH4। और भी तरह तरह की चीजें बनी, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें बन गई। अब यहां पर देखो बाकी तो सब इनऑर्गेनिक है, लेकिन एक ऑर्गेनिक है, कौन, CH4। तो इसके बारे में बोला जाता है ये क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन अर्ली अर्थ वाज CH4 मीथेन। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं छोटे छोटे। अब जरा आप देखो ये जो मॉलिक्यूलर स्टेज है इसमें ज्यादातर सारी गैसेस ही तो है, और या गैसियस फॉर्म में तो है, वाटर भी देखो इवन गैसियस फॉर्म में तो है। तो गैसेस बन गई, और गैसेस से ही तो बनता है क्या, एटमॉस्फेयर। तो मैंने कल क्या बोला था कि जब अर्थ बनी थी तब एटमॉस्फेयर नहीं था, एटमॉस्फेयर थोड़े टाइम के बाद बना। तो जब एटॉमिक स्टेज थी तब तक तो एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूलर स्टेज बनी एटमॉस्फेयर बनने लग गया। तो ये वो मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने क्या बनवाया, एटमॉस्फेयर बनवाया। तो देखो अर्थ पर एटमॉस्फेयर बन रहा कि नहीं बना, कैसे क्या बना वो भी दिखाएंगे हम आपको। ये एटमॉस्फेयर बना, लेकिन इसमें आप देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें मैंने O2 लिखा है क्या, नहीं, यानी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं थी उस एटमॉस्फेयर में। वो जो एटमॉस्फेयर बना था इनिशियली उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्या ऑक्सीजन एटम्स नहीं थे, थे, लेकिन फ्री ऑक्सीजन एटम्स नहीं बचे ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए। जो भी ऑक्सीजन एटम्स थे उनमें से ज्यादातर तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर वेपर बनाने में यूटिलाइज हो गए। तो फ्री ऑक्सीजन एटम्स बचे ही नहीं, और जब फ्री ऑक्सीजन एटम बचेंगे ना तभी तो O2 बनेगा। तो फ्री ऑक्सीजन एटम्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व हो गए क्या बनाने में, वाटर वेपर बनाने में हाइड्रोजन के साथ, इस वजह से वहां पर ऑक्सीजन गैस बन ही नहीं पाई। थोड़े बहुत ऑक्सीजन एटम्स अदर जगह भी दिखे आपको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिएक्शन कुछ इस तरह की हुई कि O2 बन ही नहीं पाई फाइनली, O2 गैस की अवेलेबिलिटी रही नहीं एटमॉस्फेयर में। ये लो O2 नहीं है, लेकिन H2 तो है। तो ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें O2 ना हो लेकिन H2 हो, उस एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो इन दो रीजन की वजह से उस एटमॉस्फेयर को क्या बोला गया, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना हो रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन ना हो तो ऑक्सीडाइज। जैसे अभी प्रेजेंट में देखो ऑक्सीजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ट्रेस अमाउंट में, तो बताओ अभी कैसा है एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडाइज है। तो पहले कंडीशन नो एटमॉस्फेयर, फिर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, फाइनली ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। इस तरह से पूरा फंड आ रहा है। तो ये लीजिए, ये हो गया डिस्कशन किसका, मॉलिक्यूलर स्टेज का। इसके बाद क्या हुआ, इनमें भी रिएक्शन होती रही फर्दर, और इनमें जब रिएक्शन हुई तो बने क्या, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी ज्यादातर क्या, मोनोमर्स, ज्यादातर क्या, मोनोमर्स। कौन से मोनोमर्स, जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते भी हो। जैसे आप बोल सकते हो कि यहां पर सिंपल सुगर्स बन गई, मोनोसैकेराइड्स वगैरह, फैटी एसिड्स बन गए, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल बन गया, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स बन गए, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस बन गए। ये सारी चीजें बन गई सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनका फॉर्मेशन हो गया रिएक्शन से। फिर इनमें भी रिएक्शन हुई फर्दर, और जब इनमें रिएक्शन हुई फर्दर तो यहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनका भी फॉर्मेशन हो गया। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जनरली क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। वो मोनोमर्स थे तो ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स। तो यहाँ पॉलीमराइजेशन होने लग गया। तो सुगर्स का पॉलीमराइजेशन हुआ, सिंपल सुगर्स का तो क्या बने, पॉलीसैकेराइड्स।
अरे मोनोसैकेराइड से क्या बनते हैं? पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड्स बन गए। फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल मिले तो फैट्स और लिपिड्स बन गए, फैट्स और लिपिड्स। अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हुआ तो प्रोटीन्स बन गई तरह तरह की। नाइट्रोजनस बेसिस ने रिएक्शन कर ली शुगर के साथ, नहीं न्यूक्लियोसाइड बना गया होगा। फिर उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा तो न्यूक्लियोटाइड बन गया होगा, और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हुआ होगा तो न्यूक्लिक एसिड बने होंगे। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड्स बन गए, न्यूक्लिक एसिड्स इस तरह से। तो ये बन गए क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स। अब इनमें जो प्रोटीन्स बनी थी इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो इनिशियली जो प्रोटीन्स बनी थी वो जनरली नॉन एंजाइमेटिक नेचर की थी, मतलब वो एंजाइम की तरह वर्क ही नहीं करती थी। बाद में वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी वाली प्रोटीन्स आई, पहले नहीं थी। दूसरा, जो न्यूक्लिक एसिड्स थे शुरुआत में वो नॉन रेप्लिकेटिंग थे, उनमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं थी। जैसे आज अगर बात करो न्यूक्लिक एसिड दो ही तो बोलते हैं, आरएनए डीएनए, इनमें रेप्लिकेशन की पावर है, बना पाते हैं अपनी कॉपी को, बना पाते अपनी कॉपी को। लेकिन पहले जो न्यूक्लिक एसिड आए उनमें रेप्लिकेशन की पावर नहीं थी, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते थे, वो अपनी कॉपी नहीं बना पाते थे। तो ये फंडा था थोड़ा सा, तो इनके बारे में एक एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह से। अब जरा आप देखो, ये हो गया केमिकल एवोल्यूशन कंप्लीट। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से फाइनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिए हमने कि नहीं बना लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, हालांकि अपन ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, बस एक ब्रीफ आइडिया लिया, लेकिन इतना ही सफिशिएंट अपने 10+2 लेवल के हिसाब से। तो ये इस तरह से ये हुआ, जो यही तो क्या है? केमिकल एवोल्यूशन यानी कि कीमोजेनिक। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो कहां रहा था एग्जैक्टली, कैसे क्या हो रहा था, थोड़ा सा आइडिया उसका भी लेते हैं, और साथ में प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस भी अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक रफ आइडिया दूं कि ये मान लीजिए उस टाइम पर अर्थ थी, इस तरह से अर्थ होगी, और अपन ने एक अर्थ सरफेस दिखा दी है ना। अर्थ सरफेस जो थी ना इनिशियली, उस पर लार्ज डिप्रेशंस मिला करते थे, लार्ज डिप्रेशंस, गड्ढे बड़े बड़े मिला करते थे। तो लार्ज डिप्रेशंस हुआ करते थे, वाटर था नहीं, स्टार्टिंग में वाटर भी नहीं था, एटमॉस्फेयर नहीं था तो वाटर भी नहीं था सरफेस पर। कैसे हो सकता है? 1000 डिग्री सेल्सियस पर तो कोई टिकेगा भी नहीं वहां वाटर। समझो ना बात को, पूरा का पूरा ओशियन ही होता तो उड़ जाता वो, तो कहां टिकता 1000 डिग्री सेल्सियस पे? तो वाटर भी नहीं था। तो ये अर्थ सरफेस थी इनिशियली। हाँ ये जरूर था कि उस टाइम पर वॉल्केनिक इरप्शंस खूब हुआ करते थे, वॉल्केनोज खूब थे एक्टिव वो भी। तो वॉल्केनिक इरप्शंस खूब हुआ करते थे, मॉल्टन मास निकला करता था, गैसेस वगैरह जो बनती थी अंदर वो भी निकला करती थी इस तरह से। ये है वॉल्केनिक इरप्शंस। ये लो, वॉल्केनिक इरप्शंस खूब हुआ करते थे। तो ये कंडीशन ये भी थी, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, वॉल्केनिक, ये भी एक कंडीशन थी। इसके अलावा क्या था कि एटमॉस्फेयर शुरुआत में तो था ही नहीं, और जब बना भी तो कैसा बना था? रिड्यूसिंग। तो ना वही रिड्यूसिंग कंडीशन हुई तो ऑक्सीजन नहीं थी, मतलब पहले भी ऑक्सीजन नहीं, रिड्यूसिंग बना तो भी ऑक्सीजन नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं रही तो ओजोन भी तो नहीं बनी होगी, और जब ओजोन नहीं तो ओजोन लेयर भी नहीं। तो शुरुआत में ओजोन लेयर भी नहीं थी, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं था, वाटर नहीं था, ओजोन लेयर भी नहीं थी। ओजोन लेयर तो बहुत बाद में बनी जब ऑक्सीजन आई एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर जब बना। तो ओजोन लेयर ना होने की वजह से सन के जो भी रेडिएशंस थे वो बड़े आराम से अर्थ पर आया करते थे। तो रेडिएशंस भी खूब आया करते थे उस टाइम पर, बड़े आसानी से आ जाया करते थे रेडिएशन सन के, सारे रेडिएशंस आ जाया करते थे। और आपको मालूम है कि रेडिएशंस तो म्यूटेशन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रिएक्शंस के लिए, म्यूटेशंस के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन थी। ये भी बहुत रेडिएशंस आया करते थे उस टाइम अर्थ पर, क्योंकि रोकने वाला कोई था ही नहीं उस टाइम पर इस तरह से। तो ये कुछ कंडीशन थी, एक दो कंडीशन अभी और पढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि जो ये एटॉमिक स्टेज है ना, ये यहां की बात हो रही है, यहां की बात, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही यहां की बात होगी ना। जो एटम्स कंडेंस हो गए वो तो अर्थ का पार्ट बन गए, सरफेस का पार्ट। जो नहीं हो पाए वो तो यहीं थे नहीं, आया ना। तो जो एटॉमिक स्टेज की बात हो रही है ना वो यहां हो रही है, रफली, मैं रफली बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली अपन कोई बात नहीं बोल पाएंगे, फिर तो बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, एक एक चीज को समझते रहो। फिर तो रफली अगर मैं बोलूं तो एटॉमिक स्टेज की बात यहां की हो रही है, एटम्स यहां पर हैं जिनकी बात अपन कर रहे हैं, क्योंकि वही तो कंडेंस नहीं हुए, वही तो फ्रीली है अभी, उनके बीच में रिएक्शन हुई, तो यहाँ रिएक्शन हो गई, टेम्परेचर अच्छा खासा है ही,
रेडिएशन अच्छे खासे हैं ही, रिएक्शन हो गई। और रिएक्शन होने पर एटॉमिक स्टेज के बाद यहाँ क्या आ गई, मॉलिक्यूलर स्टेज। और मॉलिक्यूलर स्टेज में क्या बनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, और गैसेस से क्या बनता है, एटमॉस्फेयर। बताओ, यही तो है एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा, यही तो है। अगर आप यहाँ हो सरफेस पर, यही तो है एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा। तो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन कैसा एटमॉस्फेयर बना, रिड्यूसिंग। तो इनिशियली जो एटमॉस्फेयर बना वो कैसा था, रिड्यूसिंग। लेकिन ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर भी बहुत फेवरेबल था, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग होता तो लाइफ का ओरिजिन ही नहीं हो पाता। बताया ना मैंने अभी, ऑक्सीजन नहीं हुई होनी चाहिए, बोला ना भाई थोड़ी देर पहले। समझ में आगे आ जाएगा आपको पॉइंट, लेकिन आप याद रखोगे, ऑक्सीजन होती तो शायद नहीं होता ये ओरिजिन लाइफ का। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बहुत फेवरेबल कंडीशन हो गई एक तरीके से। अब जरा मुझे बताओ, इन्हीं गैसेस में आप कह सकते हो वाटर वेपर भी तो है, और वाटर वेपर की वजह से क्या बने होंगे, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स भी तो होंगे उस टाइम पर। तो यहां पर खूब क्लाउड्स भी हुआ करते थे, ऐसे क्लाउड्स जो बरस ही नहीं रहे, बस गरज रहे हैं, चमचमा रहे हैं। क्योंकि क्लाउड्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रिक्शन, पढ़ रखा ना आपने सारा कंसेप्ट। तो इस वजह से क्या होती थी इनमें, लाइटनिंग भी खूब हुआ करती थी, खूब चमका करती थी लाइट। ये लो, ये है वो कंडीशंस। सारी कंडीशन देख लो, ये सब की सब कंडीशन तरह तरह की रिएक्शंस के लिए फेवरेबल होती है। फोटोन वाला फंडा आपने पढ़ाई है केमिस्ट्री में, होते हैं कई बार फोटोन्स काम आते हैं। रेडिएशंस कई जगह लिखते हो आप, यूवी रेज। टेम्परेचर हाई लिखते हो कई जगह आप, एरो पर ऊपर लिखते कि नहीं लिखते हो। तो ये सारी कंडीशंस क्या थी, फेवरेबल थी उस टाइम तरह तरह की रिएक्शंस के लिए, तो भी तो रिएक्शन हो पा रही थी कहीं ना कहीं। ये लीजिए, अब क्या हुआ कि यहां पर रिएक्शन तो चल ही रही थी सारी की सारी, लेकिन धीमे धीमे अर्थ का टेम्परेचर भी कम हो रहा था टाइम के साथ। जैसे एक्सपांशन से तो यूनिवर्स का भी टेम्परेचर कम हो रहा था, वैसे कुछ और रीजंस की वजह से भी अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल कम हो रहा था। तो टेम्परेचर कम एक दिन में नहीं हुआ, 100 ईयर्स में भी नहीं हुआ, 1000 में भी नहीं हुआ, इन सब कामों में क्या लग रहे हैं, मिलियन ईयर्स लग रहे हैं। तो क्या हुआ, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस होते 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 एक टाइम पर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। थोड़ा सा ही कम, जैसे ही आया 100 डिग्री सेल्सियस से, ये जो वाटर वेपर की वजह से जो क्लाउड्स बने हुए ना, ये वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मैंने क्या बोला अभी, गरजते भरते बरसते थे ही नहीं, कैसे बरस पाते, टेम्परेचर कम हो ही नहीं रहा। लेकिन अब जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, यहां पर वाटर वेपर से क्या बना, वाटर लिक्विड, और ये वाटर नीचे आने लग गया। क्या होने लग गई, झमाझम बारिश। ये थी पहली बारिश अर्थ की, है ना। और जब ये वाटर नीचे आया, तो जो डिप्रेशंस थे बड़े बड़े, वो भरने लग गए, की फिलिंग होने लग गई। और जब डिप्रेशंस की फिलिंग हुई वाटर से, तो ओशियंस का फॉर्मेशन होने लग गया। और इस तरह टाइम के साथ क्या बनने लग गए, ओशियंस बनने लगे। और उनमें जो वाटर, सी वाटर सिंपली। तो यहां पर इस तरह से सी वाटर का फंडा आया। अब हुआ क्या कि जब ये वाटर नीचे आ रहा होगा, तो कुछ और चीजें भी तो, कुछ गैसेस भी तो डिजोल्व होकर के नीचे आ गई होंगी, या जो रिएक्शन से कुछ चीजें बनी होंगी वो भी तो नीचे आ गई हो सकता हो इनमें से कुछ चीज, हो सकता हो ये भी कुछ बन गए हो, तो वो भी सब नीचे। तो सारी चीजें जो अभी यहां थी, अब कहीं ना कहीं उनमें से ज्यादातर चीजें कहां आ गई, सी वाटर में आ गई। तो आप कह सकते हो कि ज्यादातर रिएक्शंस जो इस तरफ की हुई, ये कहां हुई, वाटर में। और होना भी आसान है, क्योंकि वाटर तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है रिएक्शंस के लिए। कोई चीज घुल ना रही हो, पानी में डालो, पानी को उबाल दो, घुल जाती है। बोलते ना, बोलते रिएक्शंस के लिए बहुत अच्छा होता है मीडियम, वाटर मीडियम। तो यहां पर क्या हुआ कि जो रिएक्शन ऊपर पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, वो रिएक्शन अब वाटर में पॉसिबल हो गई। तो मतलब और अच्छी कंडीशन मिल गई, फेवरेबल। तो यहां पर ही ज्यादातर रिएक्शन बात की कहां हुई, वाटर में। तो आप कह सकते हो नीचे के जो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सब बने, कहां बने, वाटर में। और इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से तो क्या आई, फर्स्ट लाइफ आई। तो बताओ लाइफ फर्स्ट कहां आई, सी वाटर में। क्लियर हो रही ना चीज है। तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, मतलब केमिकल एवोल्यूशन कंप्लीट कहां हुआ, फाइनली सी वाटर में। इसलिए आगे जाकर के ओरिजिन कहां हुआ लाइफ का, सी वाटर में। यही तो रीजन है, और क्या रीजन है, समझ पा रहे हो ना। तो याद रखना, ये है वो सी वाटर, ये है वो सी वाटर, जिसमें आगे जाकर के क्या बनी, लाइफ बनी। अब देखिए, ये जो सी वाटर है ना, इसके लिए हेल्डेन ने एक वर्ड यूज किया, हॉट डाइल्यूट सूप, या फिर प्री बायोटिक सूप। प्रीबायोटिक सूप, ये टर्म यूज किया उन्होंने। किसने, हेल्डेन ने। थ्योरी के साथ दो साइंटिस्ट है ना, ऑपेरिन एंड हेल्डेन। उन्होंने क्यों दिया उन्होंने ये नेम, क्योंकि जो सी वाटर था ना इनिशियली, बताओ वो तो वार्म था ना, हॉट था।
ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर 100 के नीचे आया लेकिन जीरो थोड़ी ना हो गया, 70 80 90 इस रेंज का है, और इस रेंज पर तो वाटर खोलता हुआ होता है, अच्छा खासा गर्म होता है। तो शुरुआत में जो पानी था इनिशियली वाटर सी के अंदर, सी वाटर कैसा था, हॉट, और दूसरा उसमें डिजोल्व थे, घुले हुए थे बहुत सारे कंपाउंड्स। तो यही फंडा तो सूप का होता है। सूप जब आप पीते हो उसमें क्या होता है, हॉट वाटर प्लस पाउडर मसाले वगैरह, यही तो बन गया पूरा। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्यों, क्योंकि लाइफ के पहले का सूप है ना, इसी में तो लाइफ ओरिजिनेट हुई आगे जाकर के। तो उन्होंने हेल्डे ने से क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप या फिर प्रीबायोटिक सूप। ठीक है, तो ये नेम भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इससे आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि फाइनली हुआ क्या, कैसे हुआ, है ना। पूरा तो अपन डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये जितना भी केमिकल एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं इसके फेवर में कई एविडेंसेस भी हैं। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि ऑपरेन हेल्डेन ने बस बोल दिया अपन पढ़ने लग गए, इसको प्रूव भी किया है कई साइंटिस्ट ने, और कुछ और एविडेंसेस भी हमें मिले जिनसे प्रूव होती है चीजें। तो यहां पर आप कह, केमिकल एवोल्यूशन के फेवर में हमारे पास अच्छे खासे एविडेंसेस हैं, और उन एविडेंसेस के बेसिस पर ही हम बोल पाते हैं कि ऑपरेन हेल्डेन जो बता रहे हैं केमिकल एवोल्यूशन में, वैसा ही लगभग लगभग कुछ ना कुछ हुआ होगा अर्थ पर। तो इसी वजह से मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट केमिकल एवोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट केमिकल एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसके फेवर में हमारे पास अच्छे खासे एविडेंसेस हैं। पढ़ेंगे भी हम, 2 एविडेंसेस पढ़ेंगे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी हम समझते हैं कि यहां पर दूसरा जो पार्ट है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके फेवर में हमारे पास उतने ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, कुछ लिमिटेड एविडेंसेस है। इसीलिए बायोलॉजिकल एवोल्यूशन थोड़ा सा उतना क्लियर अभी नहीं है, साइंटिस्ट अभी उतना ज्यादा एक्सेप्ट उसे नहीं करते। लेकिन अभी और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, कोई और थ्योरी अच्छी है भी नहीं है, तो मजबूरी में फिर हमको वही पढ़ना पड़ता है जो इन्होंने बताया। समझ गया बात। तो याद रखना, कंपेयर करेंगे केमिकल और बायोलॉजिकल, कौन ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं साइंटिस्ट, केमिकल। मतलब जो इन्होंने केमिकल में बताया वो तो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट मोर और लेस एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में अभी थोड़े बहुत डाउट्स हैं, क्योंकि अभी एविडेंसेस जो है ना वो बहुत लिमिटेड है उसके लिए। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए, ये तो हो गया केमिकल एवोल्यूशन वाला पार्ट। अब स्टार्ट करेंगे क्या, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बताओ कहां होगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, सी वाटर में, क्योंकि अभी केमिकल एवोल्यूशन कहां कंप्लीट हुआ है, सी वाटर में। और कहां से स्टार्ट करना है अपन को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कहां तक पहुंचना है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ तक। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स आपको याद ही रखने होते हैं, समझने से कुछ नहीं होने वाला। ये फाइनली क्यों, ये क्यों नहीं मिटाए, तो लिखो ना, फिर बोर्ड में मैं लिखूंगा कहां, आपके हिसाब से थोड़ी ना लिखूंगा बेटा। लिखा करो, फटाफट लिखा करो बेटा, आपके हिसाब से तो चलूंगा ही नहीं। आपने बोल दिया कि सर नहीं मिटाओ, तो अब तो पक्का मिटाऊंगा। लिख लेना उस पर, रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा, है ना। एक्चुअल में क्या है ना कि ये लिखा रहना बहुत जरूरी है, समझो बात को, क्योंकि अभी मुझे लिंक करना है काफी सारी चीज, और यहाँ स्पेस कम है क्योंकि इसमें मुझे वन बाई वन सारा बोर्ड में। ठीक है ना, तो इसका एक लॉजिक है और कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने बोला इसलिए मिटा दिया, है ना, जरूरी था मिटाना। चलो, तो अब पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अभी आप खुद देखना पूरा बोर्ड भर जाएगा, ये जगह ही नहीं बचेगी। एक्चुअल में क्या, इतना पार्ट अपन यूज नहीं कर सकते ना, कैमरे का जो फोकस है ना वो इतना ही पे रहता है बस। मॉर्निंग में तो वहां से स्टार्ट करता हूं वहां तक। चलो, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं, कैसे हुआ थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। देखो, पहली बात तो साइंटिस्ट भी अभी डाउटफुल है, क्योंकि एविडेंसेस ही नहीं मिले, तो फिर अपन उतना अच्छा तो अपन भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो केमिकल जितना क्लियर हो जाता, बायोलॉजिकल उतना क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी अपना 10+2 लेवल पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने क्लियर हो जाने चाहिए सारे। तो देखिए, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले बने प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स सबसे पहले कौन बने, प्रोटोबायोन्ट्स बने। अब प्रोटोबायोन्ट्स बने कैसे, तो एक रफ आइडिया देता हूं कि बताओ, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अभी अभी बने हैं केमिकल एवोल्यूशन से, वो कहां बने, सी वाटर में। सी वाटर में। तो क्या हुआ कि सी वाटर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, धीमे धीमे बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा था। और जब कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगा किसी चीज का वाटर के अंदर, तो वो पास पास नहीं आ रहे धीमे धीमे, पहले कम थे तो दूर दूर लग रहे होंगे,
जब ज्यादा हो गए तो पास पास नहीं लगने लग गए। तो यहां क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, मॉलिक्यूल्स थे वाटर में, वो एग्रीगेशन उनका होने लग गया, मतलब वो जुड़ने लग गए, चिपकने लग गए पास पास आने की वजह से। और फाइनली जो एग्रीगेट्स बने, उन्हीं एग्रीगेट्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोटोबायोन्ट्स। इनका जो एपियरेंस था वो कोलोइडल ड्रॉप लाइक एपियरेंस था। कोलोइड्स वगैरह हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, एक चैप्टर होता है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आती है कोलोइड्स की बातें। तो प्रोटोबायोन्ट्स को पहले हम लोग डिफाइन कर दें एक तरीके से कि कोलोइडल ड्रॉप लाइक एग्रीगेट्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, खासतौर पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनके एग्रीगेट्स थे जिनका एपियरेंस कैसा था, कोलोइडल ड्रॉप लाइक। ये थे प्रोटोबायोन्ट। मतलब सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं हुआ बस, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे ना वो पास पास आ गए बस, और कुछ भी नहीं, है ना। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोबायोन्ट्स बोल रहे हैं। अब ये जो प्रोटोबायोन्ट्स है ना, इनको लेबोरेटरी में भी बना करके दिखाया कुछ साइंटिस्ट ने। यही तो एविडेंसेस हैं कुछ, कि इन्होंने बोला कि प्रोटोबायोन्ट्स बने थे, तो कुछ साइंटिस्ट ने दिखा भी दिया कि हाँ प्रोटोबायोन्ट्स बनाए जा सकते हैं उन कंडीशन में। तो हो सकता है कि अर्ली अर्थ पर बने भी हो इस तरह के स्ट्रक्चर्स। तो उनको क्या बोलते हैं अपन, मॉडल्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। तो टू पॉपुलर मॉडल्स हैं प्रोटोबायोन्ट्स के, मतलब आप कह सकते हो कि सिंथेटिक प्रोटोबायोन्ट्स या फिर आर्टिफिशियल प्रोटोबायोन्ट्स के टू मॉडल्स हैं। एक तो है क्वेजरवेट्स, और दूसरे कौन है, माइक्रोस्फीयर्स। तो क्वेजरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स, ये टू मॉडल्स हैं किसके, प्रोटोबायोन्ट्स के। अब इसमें जो क्वेजरवेट्स थे ये बनाए थे किसने, ऑपेरिन ने, ये ऑपेरिन ने बनाए थे। और जो माइक्रोस्फीयर्स थे ये बनाए थे सिडनी फॉक्स ने। ये किसने बनाए थे, सिडनी फॉक्स नेम के साइंटिस्ट। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन क्वेजरवेट्स नेम से आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्वेजरवेट्स भी क्या थे, प्रोटोबायोन्ट्स ही तो थे। तो जो पॉइंट्स आप प्रोटोबायोन्ट्स के रेफरेंस में पढ़ रहे हो वो आप अप्लाई कर सकते हो क्वेजरवेट्स पर। बस इतनी सी बात है कि क्वेजरवेट्स लिखा हो क्वेश्चन में तो मतलब परेशान मत हो जाना। क्वेजरवेट्स मिला टर्म तो समझ जाना कि बात किसकी है, प्रोटोबायोन्ट्स की, और कुछ भी नहीं। बहुत पहले एक क्वेश्चन भी आया था इस पर बेस्ड, एक ही बार आया है, ज्यादा नहीं आया इन पर बेस्ड। तो उस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर दूं कि वहां पर एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे वो इस तरह के थे। क्वेजर वेट्स में अगर बात की जाए, जो क्वेजर वेट बनाए थे ऑपेरन ने, इन पे कोई भी लिपिड कोट प्रेजेंट नहीं था, लिपिड कोट एब्सेंट था। मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर है उसमें लिपिड कोट नहीं मिलता, कवरिंग नहीं मिलती लिपिड की। लेकिन जो माइक्रोस्फीयर्स थे उनमें लिपिड कोट था। ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना होगा और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक ऑप्शन में इस तरह की बात आती है। एआईपीएमटी का क्वेश्चन था, क्वेजर वेट्स में लिपिड कोट एब्सेंट, माइक्रोस्फीयर्स में लिपिड कोट प्रेजेंट। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। लेकिन अब ये बात आती है कि इनको हम लाइफ फॉर्म्स कंसीडर करें या नहीं करें, मतलब प्रोटोबायोन्ट्स को लाइफ फॉर्म माने या ना माने। तो पहले तो ये बात होती है कि लाइफ फॉर्म होता क्या है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइफ फॉर्म आप किसे बोलोगे। तो लाइफ फॉर्म के लिए अपनी एनसीईआरटी ने लिखा है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये अपना जो बॉक्स बना है उसमें लिखा भी है इस तरह का पॉइंट, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल। ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल होते हैं उन्हें आप लाइफ फॉर्म बोल सकते हो। मतलब ये क्राइटेरिया बना लिया साइंटिस्ट ने कि अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी ना तभी अपन उसको लाइफ फॉर्म कंसीडर करेंगे, वरना लाइफ फॉर्म फिर कंसीडर नहीं करेंगे। क्या क्या, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मेटाबॉलिक, कैप्सूल। इनको जरा अच्छे समझना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग से मतलब यह है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि जब कोई सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल होगा तभी तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो यानी रिप्रोडक्शन पॉसिबल अगर बनाना है, कोई सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल होना भी जरूरी है। जैसे अगर हम सेल के रिप्रोडक्शन की बात करें, सेल से सेल बनती है, डिवीजन से, सेलुलर डिवीजन से। बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में या नहीं होता, माइटोसिस में होता कि नहीं होता। तो ऐसा कोई रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल होना जरूरी होता है, तभी ऑर्गेनिज्म का क्या हो पाता है, फॉर्म का क्या हो पाता है, रिप्रोडक्शन। और आप सबको मालूम है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि बिना रिप्रोडक्शन के तो कोई लाइफ फॉर्म कंसीडर ही नहीं होता। लिविंग नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस पढ़ते थे या नहीं, उसमें सबसे बड़ा रेफरेंस यही तो बोलते थे आप, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, लिविंग रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, यही तो बोलते थे आप। तो यहां पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग से मतलब क्या, रिप्रोडक्शन
प्रेजेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरा मेटाबॉलिक, मतलब मेटाबॉलिज्म होना चाहिए अच्छा खासा, मतलब कोई कुछ ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए जिनमें एंजाइम्स क्या हो, इन्वॉल्व हो, मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, मेटाबॉलिक। और कैप्सूल, कैप्सूल से मतलब कोई बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, जैसे होती है ना सेल पर बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल या दोनों, तो बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाउंड्री से ही तो आइडेंटिटी बनती है, बाउंड्री से ही तो इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होता है, आइसोलेट होता है, सेपरेट होता है। तो ये आइसोलेशन जरूरी होता है, वरना आइडेंटिटी कैसे आएगी। जैसे आपको ये रूम है, इस रूम की आइडेंटिटी इन वॉल से ही तो है, इन वॉल को हटा दो, रूम की आइडेंटिटी खत्म। आपकी स्किन हटा दो, आपकी आइडेंटिटी खत्म। स्किन मतलब बाहर के जो भी कवरिंग वगैरह है पूरी की पूरी वो हटा दो। सेल की, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल हटा दो, सेल की आइडेंटिटी खत्म। तो ये आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी होती है ये चीज। तो ये बाउंड्री होना भी जरूरी है कि एक लाइफ फॉर्म के लिए, कैप्सूल बोल रहे हैं उसके लिए। तो ये तीन चीजें हो गई, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होनी चाहिए और बाउंड्री होनी चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी जहां होंगी वहीं आप बोलोगे कि वो लाइफ फॉर्म है, वरना आप उसे लाइफ फॉर्म नहीं बोलोगे। तो चलो चेक करते हैं कि प्रोटोबायोंट्स लाइफ फॉर्म थे या नहीं थे, तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन। ये आपको मेमोराइज ही करनी होती है प्रॉपर्टीज वगैरह। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो प्रोटोबायोंट्स थे, बताओ प्रोटोबायोंट्स क्या है, एग्रीगेट्स किसके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। बताओ उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड भी था, लेकिन शुरुआत में न्यूक्लिक एसिड कैसा, नॉन रेप्लिकेटिंग, बताया था ना अभी। बताओ नॉन रेप्लिकेटिंग अगर न्यूक्लिक एसिड है तो और किसी की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं रेप्लिकेशन करने की, इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते होंगे। इसका मतलब आप कह सकते हो कि प्रोटोबायोंट्स वर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको पता चली। तो आप बोलोगे इनमें रिप्रोडक्शन क्या था, एब्सेंट। अब जरा मुझे बताओ, अगर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ही नहीं है तो बाकी को चेक करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि यहीं से क्लियर हो गया कि ये लाइफ फॉर्म तो नहीं है। तो ये लाइफ फॉर्म नहीं थे प्रोटोबायोंट, बस आगे जो लाइफ फॉर्म बने उनके बीच के इंटरमीडिएट था, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो। समझ रहे ना बात को। आगे बात करते हैं सेकंड। यहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो मिली, लेकिन सिंपल मेटाबॉलिज्म मिलता था। सिंपल मेटाबॉलिज्म मतलब कोई कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म नहीं मिलता था। मतलब क्या आप सोचो कि ऐसी कई रिएक्शंस मिल रही हो जिनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि एंजाइम तो अभी है ही नहीं। प्रोटीन्स कैसी थी, नॉन एंजाइमेटिक। और न्यूक्लिक एसिड भी अभी आरएनए थोड़ी ना बन गए, आरएनए भी तो एंजाइम की तरह काम कर सकता है, तो वो भी नहीं है अभी। इसका मतलब एंजाइम का काम करने वाला भी कोई है ही नहीं है, और जब एंजाइम ही नहीं है तो एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे हो सकती है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी भी डाउटफुल है। हाँ थोड़ी बहुत रिएक्शन मिली लेकिन उनमें एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इसके अलावा बाउंड्री भी प्रॉपर नहीं, लेकिन बाउंड्री के लिए साइंटिस्ट ऐसे लिखते हैं पार्शियल आइसोलेशन था यहाँ। पार्शियल आइसोलेशन मतलब कंप्लीट आइसोलेशन नहीं था, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सोच रहे हो परफेक्ट एक परफेक्ट बाउंड्री हो, ऐसा नहीं था, पार्शियल आइसोलेशन। और इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं वो, वाटर कोट। इनमें क्या प्रेजेंट था, वाटर कोट। वाटर कोट से मतलब वाटर की सराउंडिंग और कुछ भी नहीं। जैसे आप बोलिए ना एक आइलैंड होता है मान लो सी में, तो आइलैंड को कौन सराउंड कर रहा होता है, वाटर ही तो कर रहा होता है। बस उस तरह की बात कि एग्रीगेट है और उसके चारों तरफ क्या है, वाटर। तो उसके लिए टर्म यूज क्या कर दिया, वाटर कोट, और कुछ भी नहीं। तो पार्शियल आइसोलेशन, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी परफेक्ट नहीं है, तो ये तो है ही नहीं है, ये परफेक्ट नहीं, ये परफेक्ट नहीं। बताओ लाइफ फॉर्म बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे। तो यानी प्रोटोबायोंट्स लाइफ फॉर्म नहीं थे, ये लाइफ फॉर्म्स नहीं थे, बस लाइफ फॉर्म बनने के बीच में इंटरमीडिएट थे, इसे आप लाइफ फॉर्म नहीं बोलोगे, लाइफ फॉर्म नहीं थे। एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि यहां पर इनकी ग्रोथ होती थी, ग्रोथ होती थी, लेकिन कैसी ग्रोथ होती थी, बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सराउंडिंग। मतलब क्या, जैसे आप कहो एक बूंदी का लड्डू आपको दे दिया जाए और कहा जाए इसकी साइज बढ़ाओ, तो क्या करो, और बूंदी चिपका दो उसको, बताओ उसकी साइज बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। तो यही फंडा यहां था कि मान लो एक एग्रीगेट बना, उसकी कोई साइज थी, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो भी लग जाते थे, जुड़ जाते थे, बताओ इसकी साइज बढ़ जाती होगी कि नहीं। तो इस तरह की ग्रोथ, ये कोई नॉर्मल ग्रोथ थोड़ी ना है, जैसे हम लोग की ग्रोथ होती है अंदर से, सेल्स अंदर बढ़ रही हैं तो ग्रोथ हो रही है, ये थोड़ी ना कि ऊपर से सेल चिपकती जा रही है। समझो बात को जरा। तो मतलब वैसी ग्रोथ नहीं जैसी अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ग्रोथ मिली तो, लेकिन वैसी नहीं है जैसी अपन एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रोटोबायोंट्स हो गए। प्रोटोबायोंट्स के बाद नंबर आया ईओबायोंट्स का।
इओबायोन्स। और इओबायोन्स का दूसरा नेम है प्रोटोसेल्स। प्रोटोसेल्स, तो इओबायोन्स बोल दो या फिर प्रोटोसेल्स बोल दो। तो इओबायोन्स या फिर प्रोटोसेल। अब समझना इनकी बात क्या है। अब देखिए ये बने कैसे, पहले इसके बारे में। तो इनके बनने का फंडा ये था कि पहले आए न्यूक्लियोप्रोटीन्स। पहले कौन बने? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन से बने क्लस्टर्स, क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और यहां पर बाउंड्री भी बन गई, मतलब सराउंडेड बाय लिपिड कोट, सराउंडेड बाय लिपिड कोट। और ये जो बने ना क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड कोट, इन्हीं को बोला जाता है क्या? इओबायोन्स। तो ये मैंने लिख दिया, अब इसको समझाते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि प्रोटोबायोन्ट्स तो बन ही चुके थे, अब बीच में न्यूक्लियोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स कैसे बने? न्यूक्लिक एसिड तो बन ही चुके थे, प्रोटीन्स भी बन ही चुकी थी, लेकिन अभी जो न्यूक्लिक एसिड थे उनमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी नहीं थी। तो हुआ क्या, अचानक से न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन होना बहुत आसान भी था क्योंकि रेडिएशंस बड़े आराम से आ रहे थे। तो यहां पर जब न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हो गया तो उनमें रेप्लिकेशन की पावर आ गई, मतलब अब नॉन रेप्लिकेटिंग से सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड बन गए। और उनमें जो बना वो बना आरएनए। पहले कौन बना? आरएनए, डीएनए नहीं, पहले आरएनए। तो एक सीक्वेंस याद रखना, पहले नॉन रेप्लिकेटिंग, फिर आरएनए और फिर डीएनए। ये एक सीक्वेंस है। नेचर में पहले कौन आया? आरएनए। आरएनए आया, बाद में डीएनए आया। डीएनए बाद में क्यों आया? नेचर ने क्यों बनाया डीएनए? आरएनए से काम क्यों नहीं चला लिया? क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है, जबकि डीएनए मोर स्टेबल है। इसीलिए डीएनए बाद में आया आरएनए। नेचर को लगा, क्योंकि हर चीज नेचर में स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है, तो नेचर को लगा कि यार ये तो कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल करना पड़ेगा, तो फिर आरएनए से क्या बना? डीएनए। जेनेटिक्स में पढ़ोगे ये सारी बात। तो यहां पर क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड बन गया, कौन सा? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड जब बाइंड हो गया किसके साथ? प्रोटीन के साथ, तो फॉर्मेशन किसका हुआ? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन को आप कंपेयर किससे कर सकते हो? क्रोमोसोम वगैरह से। जैसे आज के टाइम पर क्रोमोसोम की बात की जाए तो क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन। एक हो गया न्यूक्लिक एसिड, एक हो गई प्रोटीन। मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन ही तो हुआ एक तरीके का फंडा। तो वैसा ही फंडा उस टाइम पर हुआ। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन बने, बताओ इसमें न्यूक्लिक एसिड कैसा है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड है अगर, अच्छा प्रोटीन से बाइंडिंग क्यों ही होगी? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आपने पढ़ा होगा शायद क्रोमोसोम में कि प्रोटीन जनरली क्यों प्रेजेंट होती है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना? समझ में आएगा आपको जेनेटिक्स में आगे। तो यहां क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन बने, इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड है। इसका मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर आ गई। और सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर आ गई है, इसका मतलब किसकी पॉसिबिलिटी हो गई? रिप्रोडक्शन की। बताओ, पहले रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, वही सबसे बड़ी कमी थी प्रोटोबायोन्ट्स की। ये तो फिर भी थोड़ी बहुत आ चुकी थी, ये नहीं थी प्रॉपर्टी। बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी आने के चांसेस नहीं बन रहे हैं? चांसेस बन रहे हैं। खुशबू आ चुकी है लाइफ की, लाइफ अब आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी तो लाइफ फॉर्म आने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन रिप्रोडक्शन पॉसिबल होते ही लाइफ फॉर्म बनने की पॉसिबिलिटी हो गई ना। ये उसी तरीके से है, जैसे जब छोटे में कभी गलती कर देते थे तो लगता था कि अब मम्मी की चप्पल बस पड़ने ही वाली है, चप्पल की खुशबू आने लग जाती थी। होता था ना, लगता था कि अब तो पापा भी नहीं बचा पाएंगे, अब तो पिटना पक्का है। तो एक तो होता है लगना, और एक होता है हो जाना। एक तो हो गया कि लगने लग गया कि पिटाई होने वाली, और एक हो जाता है पिटाई हो ही गई। तो एक हो गया पिटाई हो ही गई को आप कंपेयर कर लो, लाइफ फॉर्म आ गया। और ये हो गया लग रहा है कि पिटाई होने वाली है, उसको मान लो कि वो साइन है सिर्फ उस चीज का। समझ में आ रही ना बात? तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बनना साइंटिस्ट ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये साइन था किसका? लाइफ का। यहां से लगने लग गया था कि अब बस लाइफ आ ही गई है। तो याद रखना, न्यूक्लियो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए बोला जाता है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। और इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं, यही कंसीडर किया जाता है किसकी तरह? ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी लाइफ आ चुकी थी यहां से। हाँ, लाइफ फॉर्म नहीं मिला अभी, लेकिन लाइफ आ गई, पॉसिबिलिटी बन गई ना अब तो पूरी तरीके से लाइफ फॉर्म बनने की। और ये कब हुआ? ये हुआ 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो एक स्केल बना लेते हैं, अभी तक जो भी हमने डाटा पढ़े हैं। बताओ, 20 बिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो origin of earth, 4 billion years ago origin of life on earth,
फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये स्केल बनती जाएगी अभी पूरी की पूरी, याद करने पड़ेंगे पूरे के पूरे। तो बताओ ये फंडा समझ में आ गया ना। अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन गए, मतलब अभी जो एग्रीगेट थे उसमें अब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन अलग अलग नहीं, कुछ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ जुड़े हुए। और न्यूक्लिक एसिड कैसे हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और कौन है वो? आरएनए, ऐसा बोल सकते हो। दूसरी चीज क्या हो गई कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स थे पहले, अब वो अंदर नहीं, अब वो काफी हद तक कहां पहुंच गए? सरफेस पर अरेंज हो गए। और क्या बना दी उन्होंने? बाउंड्री बना दी, लिपिड कोट बन गया। तो ऐसे कई चेंजेस आए, और उन्हीं चेंजेस को अपन क्या बोल रहे हैं फाइनली? यो बायोन्स। तो बोलते हैं क्लस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड कोट, यो बायोन्स। अब जरा मुझे बताओ, इनको चेक करते कि लाइफ फॉर्म थे या नहीं थे। बताओ, रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो गया? हो गया रिप्रोडक्शन, ये परफॉर्म कर सकते थे। दूसरा, बाउंड्री हो गई ना, लिपिड कोट जो आ गया, बाउंड्री भी हो गई। तीसरी बात, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ये भी होने लग गई, कई एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्या आपको नहीं लगता कि रेप्लिकेशन वगैरह ये सब एंजाइमेटिक रिएक्शन है? रेप्लिकेशन में क्या एंजाइम्स नहीं लगते हैं? लगते हैं। बताओ, होने लग गए ना एंजाइमेटिक रिएक्शन, की नहीं होने लगी? कौन कर रहा होगा ये? आरएनए खुद। आरएनए खुद, क्योंकि अभी प्रोटीन्स तो नॉन एंजाइमेटिक है। और फिर अगर प्रोटीन एंजाइम की तरह काम नहीं कर रही तो फिर सिर्फ एक ही बचता है, वो कौन है? आरएनए। क्योंकि दो ही तो चीजें हैं जो एंजाइम की तरह काम कर सकती हैं, क्या? या तो प्रोटीन या फिर आरएनए। तो आरएनए तो है ना। तो आरएनए ही क्या कर रहा था उस टाइम पर? एंजाइमेटिक रिएक्शंस कर रहा था। तो बताओ, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो गई ना। बताओ, तीनों चीजें हो गई ना। और तीनों चीजें हो गई तो लाइफ फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये लाइफ फॉर्म वैसा नहीं है जैसे आज होते हैं लाइफ फॉर्म। आज के टाइम पर तो सेल वाले लाइफ फॉर्म है, सेलुलर लाइफ फॉर्म। ये सेल तो नहीं है ना, ये तो प्रोटोसेल है। ये सेल थोड़ी ना है, ये तो प्रोटोसेल है। सेल के पहले के फॉर्म है। इनको क्या कहा जाता है? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। लाइफ फॉर्म तो है लेकिन कैसे? नॉन सेलुलर। तो यहां पर याद रखना, यूबायोट कैसे हैं? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और फिर यहां एक डाटा है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया? फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया? ये आया 3 बिलियन ईयर्स एगो। चलिए स्केल पर ला देते हैं बात। 4 के बाद 3 बिलियन ईयर्स एगो। एक और पॉइंट बीच में मिस हो गया, वो भी कर लेते हैं। बताओ, अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ पर लाइफ कब बनी? 4 बिलियन ईयर्स एगो। कितना टाइम लग गया बीच में? 0.5 बिलियन ईयर्स। और 0.5 बिलियन ईयर्स को क्या बोल सकते हो? 500 मिलियन ईयर्स। 1 बिलियन इक्वल्स टू 1000 मिलियन, 0.5 बिलियन इक्वल्स टू 500 मिलियन। यानी अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन होगा। 500 मिलियन ईयर्स लग जाए लाइफ आने में। एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रखना है। यहां पर 3 तक आ गई बात। बताओ, यहां तक की बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो, अब यहां से कुछ और बातें भी समझेंगे। पहली बात ये, एक साइंटिस्ट थे अल्टमैन, ये भी पॉइंट आया हुआ है। तो अल्टमैन ने 1980 में एक कंसेप्ट बोला, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड किसके लिए बोल रहे थे वो? इनके अंदर के वर्ल्ड को, ईओबायोन्ट्स के अंदर के वर्ल्ड को, मतलब अंदर का जो एक तरह से एनवायरमेंट है, जैसे अपन बोलते हैं ना सेलुलर एनवायरमेंट, सेल के अंदर का एनवायरमेंट, वैसे ही ईओबायोन्ट के अंदर का एनवायरमेंट, ईओबायोन्ट्स के अंदर का वर्ल्ड, उसको वो बोले क्या? आरएनए वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सारे काम कौन कर रहा था? आरएनए तो कर रहा था। ये बताओ, आज के टाइम पर जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है हमारे अंदर? हमारी सेल्स के अंदर मेनली डीएनए। लेकिन वहां कौन कर रहा था? आरएनए। मतलब डीएनए का काम कौन कर रहा था? आरएनए। बताओ, अभी जनरली अगर देखा जाए तो एंजाइम्स का काम कौन करती है? प्रोटीन्स। लेकिन उस टाइम पर प्रोटीन्स का जो काम था वो टेक ओवर कर लिया था किसने? आरएनए ने। बताओ, सारे काम आरएनए तो निपटा रहा था बेचारा। मतलब डोमिनेंट कौन था? आरएनए। और डोमिनेंट था आरएनए, इसलिए उस टाइम के अंदर के वर्ल्ड को क्या बोला इन्होंने? आरएनए। बात समझ में आ गई ना। तो ये अल्टमैन का कंसेप्ट भी याद रखना, आरएनए वर्ल्ड। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना कि साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि वायरसेस का जो एवोल्यूशन हुआ वो ईओबायोन्ट से हुआ। ये पॉइंट मिलेगा आपको गोल्डन की पॉइंट्स वाले सेक्शन में। वायरसेस का जो एवोल्यूशन हुआ वो किससे हुआ? ईओबायोन्ट से। क्यों? क्योंकि ईओबायोन्ट्स में क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं बहुत सारे। साइंटिस्ट को लगता है कि वायरस भी तो न्यूक्लियोप्रोटीन है, वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। उसमें भी तो दो ही चीजें होती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो साइंटिस्ट को लगता है कि क्लस्टर जो था, मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड थे, न्यूक्लियोप्रोटीन थे, किसी रीजन से उनमें से एक न्यूक्लियोप्रोटीन क्या हो गई होगी? अलग, सेपरेट हो गई होगी। बस वही काम करने लग गया न्यूक्लियोप्रोटीन किसकी तरह? वायरस की तरह। क्लस्टर है न्यूक्लियोप्रोटीन का,
उससे एक न्यूक्लियोप्रोटीन अलग हुई, बस वही न्यूक्लियोप्रोटीन किसकी तरह काम कर रही है, वायरस की तरह, क्योंकि वो भी न्यूक्लियोप्रोटीन ही तो है वायरस में। अब इसके पीछे वो लॉजिक भी देते हैं, पता नहीं है सच क्या है लेकिन प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लॉजिक क्या देते हैं कि जब वो न्यूक्लियोप्रोटीन जो अभी सेपरेट हुई, जब वो पार्ट थी यूओ आयन का, तो बताओ लाइफ फॉर्म का पार्ट थी कि नहीं थी? लेकिन जब वो बाहर आ गई तो वो लाइफ फॉर्म का पार्ट नहीं रही, मतलब अंदर थी तो लिविंग, बाहर आई नॉन लिविंग। बताओ यही तो फंडा वायरस का होता कि नहीं होता? तो साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं बस कि शायद ईओ आयंस जैसे स्ट्रक्चर से ही वायरस का क्या हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा। बात समझ में आई ना? अच्छा ये बताओ, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स किसका, सिंपल किसका? ईओ आयन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, वायरस का स्ट्रक्चर सिंपल। जनरली क्या होता है, इवोल्यूशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन यहां क्या हो रहा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा। तो जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता तो प्रोग्रेसिव, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता तो रेट्रोग्रेसिव। तो वायरसेस का एवोल्यूशन क्या रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन नहीं हुआ फिर एक तरह से? तो याद रखना, द एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस इज लाइक रेट्रोग्रेसिव। समझ पा रहे हो ना बातों को बेटा? तो ये 2-3 पॉइंट थे जो एक्स्ट्रा थे यूबायोट्स के, आपको ध्यान रखने होंगे। ये लीजिए बेटा, यूबायोट्स और प्रोटो सेल्स का डिस्कशन। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब आनी स्टार्ट हुई क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स। थर्ड, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे बने, म्यूटेशन से। ईओबायोट्स में तरह तरह के म्यूटेशंस होते रहे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही, और धीमे धीमे प्रोटोसेल से प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि ये तो हम सेल बायो में भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए अपन ये नहीं डाउट करेंगे कि लाइफ फॉर्म था कि नहीं था। लाइफ फॉर्म है, यूनिट ऑफ लाइफ सेल ही तो बोलते हैं, तो लाइफ फॉर्म है। लेकिन इतनी बात तो क्लियर हो गई ना कि अब ये कैसा फॉर्म है लाइफ का, सेलुलर फॉर्म। तो जैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, वैसे ही आप बोल सकते हो कौन आ गया, सेलुलर फॉर्म आ गया लाइफ का। तो ऐसा बोला जाता है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये कब आया, ये कब आया, 2 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल कब आई, 2 बिलियन ईयर्स एगो। तो इसी स्केल पर आगे जोड़ देते हैं 2 बिलियन ईयर्स एगो। ये लीजिए 2 BY है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये कैसे आया प्रोकैरियोटिक सेल्स, फिर से बताता हूं एक बार कि ईओबायोट्स या प्रोटोसेल्स में तरह तरह के म्यूटेशंस हुए। तरह तरह के म्यूटेशंस की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने पर फाइनली प्रोकैरियोटिक सेल्स बने। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल कब आई, 2 बिलियन ईयर्स एगो। इतनी सी बातें आपको थोड़ी समझनी होगी। लेकिन एक पॉइंट पर थोड़ा फोकस करना कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या आया। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आया कि यहां पर अब सराउंडिंग एनवायरनमेंट से फूड ऑब्टेन करने की कैपेसिटी आ गई। मतलब ईओबायोट सराउंडिंग एनवायरनमेंट से फूड ऑब्टेन नहीं कर पाते थे, वो जितने बनते थे बन गए। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या ले लें, फूड ले लें। तभी तो वो सर्वाइवल उनका होगा लंबे टाइम। तो एक प्रॉपर्टी यहां आ गई। एक और चीज हुई यहां पे म्यूटेशन से, आरएनए से क्या बन गया, डीएनए बन गया। तो आरएनए से डीएनए भी यहां बना। तो डीएनए बेस्ड है प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले डीएनए कहां दिखा, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके पहले डीएनए था ही नहीं। समझ रहे ना बात को? साथ में क्या हुआ कि अब प्रोटीन्स के पास भी क्या आ गई, एंजाइमेटिक एक्टिविटी आ गई। मतलब अब ऐसे प्रोटीन्स भी आ गई यहाँ पे जो किसकी तरह काम करी, एंजाइम की। तो बहुत सारे चेंजेस आए, तब जाकर के क्या बनी, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसी वजह से तो आप कह रहे हो रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, बाउंड्री आई गई अच्छी खासी, और एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी होने लग गई अच्छी खासी। इसी वजह से आप बोलते हो कि ये लाइफ फॉर्म है, प्रॉपर लाइफ फॉर्म, सेलुलर लाइफ। समझ गए ना बात को? तो ये हो गया फंडा प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन आपको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स भी तो तरह तरह की, क्योंकि आपको मालूम है जैसे बैक्टीरिया की बात की है, तो बैक्टीरिया तो बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। तो बैक्टीरिया तो कई तरह के पढ़े आपने, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, तरह तरह के पढ़े हैं आपने। तो इतनी वैरायटी कैसे बन गई है प्रोकैरियोटिक सेल्स की या बैक्टीरिया वगैरह, तो वो अब थोड़ा देखना है यहाँ पे। तो ये सब बने मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज होने की वजह से। म्यूटेशन होते रहे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज होते रहे, और तरह तरह की प्रोकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व होती रही। तो यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना है किसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे चेंज होता गया धीमे धीमे टाइम के साथ।
तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कीमोहेट्रोट्रॉफिक। कीमोहेट्रोट्रॉफिक, ये कीमोहेट्रोट्रॉफिक मोड था न्यूट्रिशन। इसका क्या मतलब होता है कि जो यहां पर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचे रह गए थे अभी तक, उनको डायरेक्ट ले लेती थी। किसके लिए? एज ए फूड, एनर्जी बनाने के लिए। तो ये किसको लेती थी? बने बनाए ऑर्गेनिक फूड को, क्योंकि फूड तो ऑर्गेनिक ही होगा तभी एनर्जी मिलेगी। जैसे हम लोग एनर्जी किससे मिलती फाइनली? ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो मिलती है, ग्लूकोज वगैरह से। तो फूड हमेशा ऑर्गेनिक ही माना जाएगा तभी एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या करते थे? बने बनाए ऑर्गेनिक फूड को बाहर से ले लेते थे, इन्हें तो बनाया भी नहीं। और जब बनाया नहीं होता है कोई फूड तो हेट्रोट्रॉफिज्म ही तो बोलते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक। हम लोग बना बनाया फूड ले रहे हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं कहां सर, किचन में बनाते तो है फूड। वो वाली बात नहीं। ग्लूकोज वगैरह जो आप फूड में ले रहे हो उसे तो आप कुक करते हो, बनाते थोड़ी ना। डिफरेंस है ना, बनाना और कुक करना, ये दो अलग अलग बातें हो गई ना। बनाया किसने है? वो जो फूड मटेरियल जो आप कुक कर रहे हो बनाया किसने? प्लांट्स ने। तो हमें अपना फूड कहां से मिलता है? प्लांट्स से। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, वी आर हेट्रोट्रॉफिक। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहां पर ये भी क्या थे? हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि ये बना बनाया फूड ले रहे थे बाहर से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बने थे केमिकल एवोल्यूशन से या आगे फर्दर रिएक्शन से, उनको ले रहे थे। खत्म भी करने का क्रेडिट नहीं को जाता है, चट करके पूरा का पूरा साफ हो गया, सी वाटर में सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह खत्म कर दिया। आगे क्या हुआ? म्यूटेशंस वगैरह हुए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक नया आ गया। क्या? कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब अब ये अपना फूड खुद बनाने लग गए इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से। मतलब बाहर से अब ऑर्गेनिक मटेरियल तो बचा ही नहीं, तो बाहर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब बाहर से लिया और खुद सिंथेसाइज किया अपना फूड, ऑर्गेनिक फूड। मतलब इनके अंदर कैपेसिटी आ गई किसकी? कीमो सिंथेसिस की। तो ये कीमो सिंथेसिस करने लग गए, कीमो सिंथेसिस करने लग गए और कीमो सिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाने लग गए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो फूड तो ले लेते थे बाहर से, लेकिन फूड लेने भर से काम थोड़ी ना चलता है। फूड से एटीपी एनर्जी भी तो बनानी होती है। वो कैसे बनती है? रेस्पिरेशन से। तो ये कैसा रेस्पिरेशन करते थे? एनएरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं अभी तक। ये कैसा करते थे रेस्पिरेशन? एनएरोबिक। ध्यान रखना अभी तक ऑक्सीजन नहीं आई है एटमॉस्फेयर में, अभी तक ऑक्सीजन नहीं है। ये भी कैसा एटमॉस्फेयर मिला इनको? तो ये भी कैसा करे? एनारोबिक। तो शुरुआत में सब एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करते थे, कोई भी एरोबिक नहीं करता था, सब एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन थी ही नहीं। अच्छा इनका तो कोई सैंपल अभी प्रेजेंट में नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है जो इस तरह का काम करती हो आज के टाइम पर। लेकिन इस तरह के सैंपल्स तो हैं। ऐसे कई प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं आज भी। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे आयरन बैक्टीरिया, ये सब करते हैं आज भी। तो ये सब इन्हीं के तो एग्जाम्पल्स हैं सब। समझ रहे हैं ना बात को? इसके बाद क्या हुआ? और म्यूटेशन वगैरह हुए, चेंजेस आए। तो अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी वो बन गई फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब इन्होंने कहा हम कीमोसिंथेसिस नहीं, हम तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाने लग गए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके अपना फूड बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। और ज्यादा इफेक्टिवली फूड बना पा रहे थे, ज्यादा बना पा रहे थे अब ये फूड। लेकिन ये कैपेबिलिटी आई कैसे फोटोसिंथेसिस करने की? एक्चुअल में इनके अंदर एक पिगमेंट बन गया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो इनके अंदर एक पिगमेंट आ गया। कौन सा आ गया पिगमेंट? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ट्रू क्लोरोफिल नहीं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल नेम का पिगमेंट बनने की वजह से अब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगा, क्योंकि बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। लेकिन आपने ये भी चीज पढ़ी होगी कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल से वैसा फोटोसिंथेसिस नहीं होता जैसा कि एंजियोस्पर्म्स वगैरह में हम पढ़ते हैं। यहां क्या होता है कि जो सोर्स होता है हाइड्रोजन का, वो क्या होता है? H2S, ना कि H2O। दो ही तो सोर्स है हाइड्रोजन के फोटोसिंथेसिस के रेंज में अगर हम बात करें तो ये क्या करते थे? H2S से हाइड्रोजन लेते थे, और जब H2S से आप हाइड्रोजन लोगे तो फिर क्या रिलीज करोगे? सल्फर करोगे ना रिलीज। तो ये ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स थी जो सल्फर गैस रिलीज किया करती थी, जबकि अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। यानी ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, इसलिए क्या बोला जाता है? ये कैसे थे? नॉन ऑक्सीजेनिक। कैसे थे? नॉन ऑक्सीजेनिक। तो ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। समझ में आ रही ना बात? अच्छा इनके कोई एग्जांपल है भी प्रेजेंट में? है।
सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बोलते नहीं, सल्फर बैक्टीरिया बोलते क्यों है उन्हें? सल्फर गैस रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन का सोर्स क्या यूज कर रहे हैं? H2S, इसलिए। समझ में आई ना बात? अच्छा, मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या? एनाएरोबिक, अभी भी वही का वही। इसके बाद फिर और म्यूटेशन हुए। क्या म्यूटेशन हो गया कि अभी तक जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल था, अब क्या बन गया? ट्रू क्लोरोफिल। अब ट्रू क्लोरोफिल आने लग गया, ट्रू क्लोरोफिल। और ट्रू क्लोरोफिल जब हो, लाइट एनर्जी ट्रैप हो, तो फिर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है? फिर हो जाता है क्या? H2O। तो यहां पर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? H2O। तो इन्होंने जब H2O से हाइड्रोजन ली तो ये क्या रिलीज करने लग गए? ऑक्सीजन। और इसी वजह से इनका नाम क्या है, इनके मोड का नाम क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो हुआ, लेकिन अब ऑक्सीजेनिक। ये लीजिए। और इनका परफेक्ट एग्जाम्पल तो आपको ध्यान रखना ही होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, इनका मोड भी क्या था रेस्पिरेशन का? एनाएरोबिक। एनाएरोबिक एनाएरोबिक एनाएरोबिक, सभी के सभी शुरुआत में कौन करते थे? एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन किया करते। लेकिन जरा आप देखो ध्यान से, ये तो ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज होता गया और प्रोकैरियोटिक सेल्स की वैरायटी बनती चली। एग्जांपल्स वगैरह भी आपने सब पढ़ ली, अब इस पर फोकस करो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होने लग गई है। वो ऑक्सीजन जो अभी तक थी नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर में अब धीमे 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 क्या आने लग गई? ऑक्सीजन आने लग गई। यानी एटमॉस्फेयर में जो अभी तक ऑक्सीजन नहीं थी, अब वो ऑक्सीजन आने लग गई। किसको जा रहा है क्रेडिट? साइनोबैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को। क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लाने का क्रेडिट किसे दिया जाता है? साइनोबैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर बताओ पहले जब ऑक्सीजन नहीं थी तो कैसा एटमॉस्फेयर? रिड्यूसिंग। अब कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ, उसका क्रेडिट किसको दिया जा सकता है? साइनोबैक्टीरिया। अब ये तो सिर्फ एक चेंज पढ़ रहे हो आप कि एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। ऐसे और भी कई बड़े बड़े चेंजेस हुए। और जब चेंजेस बड़े बड़े होते हैं ना कहीं पर, उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिवॉल्यूशन, क्रांति। तो यहां पर ऑक्सीजन की वजह से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, तो इसलिए नाम दिया जाता है क्या? ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऑक्सीजन रेवोल्यूशन का क्रेडिट किसको दिया जा सकता है? साइनो बैक्टीरिया। तो अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ऑक्सीजन रेवोल्यूशन के बारे में। अच्छा, जरा एटमॉस्फेयर का फंडा बता दो फटाफट। पहले नो एटमॉस्फेयर, फिर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, फिर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। ये सीक्वेंस है, याद रखना है इसको। न्यूक्लिक एसिड का बताओ, पहले नॉन रेप्लिकेटिंग, फिर रेप्लिकेटिंग, उसमें आरएनए, फिर डीएनए, है ना? इस तरह से याद रखना। चलिए देखिए ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए। पहला चेंज तो एटमॉस्फेयर में ही आ गया, बहुत बड़ा। क्या चेंज आ गया? कि जो एटमॉस्फेयर पहले रिड्यूसिंग था, अब क्या बन गया? वो ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग, इससे क्या हुआ? इससे फर्दर केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होने के चांसेस हमेशा के लिए क्या हो गए? खत्म हो गए। क्यों? अभी वो थोड़ा सा आंसर लास्ट में देंगे जाते जाते। दूसरा एक और चेंज आया, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आने की वजह से ओजोन लेयर बन गई, क्योंकि ओजोन गैस बन गई ना। और जब ओजोन गैस बन जाएगी तो ओजोन लेयर की पॉसिबिलिटी बन गई। ओजोन लेयर बनी, रेडिएशन आने काफी हद तक बंद हो गए। इस वजह से म्यूटेशन की रेट स्लो हो गई, इवोल्यूशन की रेट स्लो हो गई। तो पहले ज्यादा फास्ट होता था क्योंकि म्यूटेशन बहुत होते थे, अब उतने म्यूटेशन नहीं हो। समझ रहे ना बात को? तो एक चेंज ये भी आया। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में एक चेंज और आया कि जो पॉइजनस गैसेस थी पहले, वो खत्म हो गई, उनका ऑक्सीडेशन हो गया। और अब कैसी गैसेस बन गई? वो लेस हार्मफुल गैसेस। मतलब आप कह सकते हो कि पहले का एटमॉस्फेयर पॉइजनस था, अभी का एटमॉस्फेयर लेस हार्मफुल है। अभी का मतलब ऑक्सीडाइजिंग वाला। तो हुआ क्या कि जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था तो आपने ही देखा था कि मीथेन अमोनिया जैसी गैसेस थी। और मीथेन अमोनिया जैसी गैसेस कैसी होती हैं? पॉइजनस गैसेस होती हैं। तो हुआ क्या कि जब ऑक्सीजन पहुंची तो उन मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेस ने रिएक्शन करनी शुरू कर दी ऑक्सीजन के साथ, उनका ऑक्सीडेशन शुरू हो गया। और ऑक्सीडेशन शुरू होते ही वो कन्वर्ट होने लग गई लेस हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा।
तो आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर भी पहले कैसा था, पॉइजनस, अब कैसा हो गया, लेस हार्मफुल। बहुत बड़ा चेंज, वरना फिर हमारा सर्वाइवल भी टफ पड़ जाता। फिर कैसे सर्वाइव करते इतने पॉइजनस एनवायरनमेंट में, या हमेशा मीथेन ही ले रहे हैं, है ना। फोर्थ फोर्थ एक और चेंज आया कि अब एक नया मोड आ गया रेस्पिरेशन का। अभी तक सिर्फ एनाएरोबिक मोड ही हुआ करता था, लेकिन अब कुछ लोगों ने एनाएरोबिक लिया, बाकी सब ने एडाप्ट कर लिया कौन सा मोड, एरोबिक मोड। मतलब एक नया मोड इवॉल्व हो गया, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। लोगों ने कहा कि हम एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करके लॉस क्यों सहे, जब ऑक्सीजन है ही अब, तो हम एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्यों ना करें। क्योंकि उन्हें पता है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी और एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 38 एटीपीज बनती है। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 18 टाइम्स 19 टाइम्स एनर्जी ज्यादा मिल ही रही है, तो फिर क्यों ना एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन किया जाए, ज्यादा एफिशिएंट वे में रेस्पिरेशन किया जाए। तो इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने उसके बाद क्या अडॉप्ट किया, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। क्या फॉलो किया, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये बात समझ में आ गई ना। अब बताओ क्या ये छोटे मोटे चेंजेस हैं क्या, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। इसलिए क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। किसको जाता है क्रेडिट, ब्लू ग्रीन एल्गी को। बताइए बात समझ में आ गई ना। तो ये तो हो गई बात किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। फोर्थ, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स कैसे बनी, इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बस वो डिफरेंसेस चेंजेस के फॉर्म में आते गए और फाइनली प्रोकैरियोटिक सेल से क्या बन गई, यूकैरियोटिक सेल। जैसे चेंजेस क्या क्या, जैसे आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर एनवलप वगैरह बनने की वजह से, न्यूक्लियोलस बनने की वजह से एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बन गया। इसके अलावा मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स बनने लग गए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे। और इस तरह से धीमे धीमे प्रोकैरियोटिक सेल से क्या इवॉल्व हो गई, यूकैरियोटिक सेल। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि इतना इजी भी नहीं होता है सारी चीजें पढ़ना और पढ़ाना भी। तो अब यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं, वैसे चांसेस कम ही है। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल कब आई, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल या ओरिजिन ऑफ फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल 1.5 बिलियन ईयर्स है। तो इस स्केल पर ये भी लिख देते हैं 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। बताओ प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक इवॉल्व होने में कितना टाइम लग गया, उतना ही टाइम लग गया जितना अर्थ बनने के बाद अर्थ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ होने में। कितना, 500 मिलियन ईयर्स या फिर 0.5 बिलियन ईयर्स। स्केल पूरी क्लियर हो गई, रिवाइज करते हैं फटाफट। 20 बिलियन ईयर्स एगो origin of universe, 4.5 billion years ago origin of earth, 4 billion years ago origin of life on earth या फिर first sign of life, 3 billion years ago first non cellular form of life, 2 billion years ago first cellular form of life या फिर first prokaryotic cell, 1.5 billion years ago first eukaryotic cell। समझ गए ना बात को। तो ये स्केल भी आपको याद रखनी है, इसको आप समराइज करके कहीं लिख ही लेना एक साथ, ताकि हमेशा के लिए आपका झंझट खत्म हो जाए। ये सब क्लियर हो गई ना बात। तो ये लीजिए, ये यूकैरियोटिक सेल बन गए। बताओ प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल ये कौन से फॉर्म है लाइफ के, सेलुलर फॉर्म। बताओ सेलुलर फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, कहां से बनाया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। बताओ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, केमिकल एवोल्यूशन, अब क्या पढ़ लिया, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बताओ थ्योरी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। तो ये डिस्कशन था किसका, ऑपेरेन हेल्डेन थ्योरी या फिर मॉडर्न थ्योरी। लेकिन गोल्डन की पॉइंट्स में आपको एक और वर्ड मिलेगा देखने को, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। आप देखोगे जब गोल्डन की पॉइंट्स, तो वहां पर एक वर्ड और लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मिला, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो वो यहीं से समझ लो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है। देखिए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म के बाद जितने भी लाइफ फॉर्म आए वो आए किस एवोल्यूशन से, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से। मतलब फर्स्ट लाइफ फॉर्म किससे आया, केमिकल एंड बायोलॉजिकल से। फर्स्ट के बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी आए हैं वो किससे आए हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से। तो मतलब कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम फर्स्ट लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन चल रहा है। क्यों, केमिकल और बायोलॉजिकल नहीं चल रहे क्या, नहीं, क्योंकि केमिकल और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तो किसी भी प्लेनेट पर बस एक बार चलते हैं।
कब तक चलते हैं? जब तक कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म नहीं आ जाते। फर्स्ट लाइफ फॉर्म आ गए, उसके बाद बायोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गई ना बात? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मान लो अगर कि अर्थ पर जितने भी ये लाइफ फॉर्म्स हैं अचानक से किसी दिन एक्सटेंट हो जाए किसी रीजन से, और आप कहो कि एक्सटेंट अगर हो गए तो क्या वहां पॉसिबिलिटी है कि अर्थ पर दोबारा से इतने सारे लाइफ फॉर्म्स आ जाएं कभी? क्यों? हाँ, क्योंकि अगर इस कंडीशन में लाइफ एक्सटेंट होती है पूरी तरीके से, लाइफ फॉर्म्स एक्सटेंट होते हैं पूरी तरीके से, तो ये एटमॉस्फेयर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। और अगर मान लो नेचर सोचे भी कि चलो एक काम करते हैं, भली खत्म हो गई लाइफ, क्यों ना शुरुआत से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, केमिकल एवोल्यूशन कराते हैं, फिर बायोलॉजिकल कराएंगे और फिर ऑर्गेनिक पर लग जाएंगे। तो ऑर्गेनिक पर तो आ जाओगे तो ठीक है, चलने लग जाएगा काम, लेकिन ऑर्गेनिक पर आने के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल भी तो कराना जरूरी है। और उसमें भी बायोलॉजिकल तो फिर भी चलो मान भी ले कि हो भी जाएगा काफी हद तक, केमिकल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा केमिकल एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि अभी है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी कंपाउंड्स वगैरह बनेंगे उनका तुरंत क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फिर तो डिग्रेडेशन वगैरह हो जाता है ना। और डिग्रेडेशन होने के बाद फर्दर रिएक्शन कैसे होंगी फिर? क्योंकि रिएक्शन एक दिन में तो होती नहीं थी, वो काफी लंबे टाइम लगता था उनमें होने में, तो काफी लंबे टाइम तक उन कंपाउंड्स का बने रहना भी तो जरूरी है। लेकिन ऑक्सीजन उन्हें बने नहीं रहने देगी, क्या कराएगी? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा अगर कंपाउंड्स का, तो फिर दिक्कत आएगी ना। जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, ऑक्सीजन है, बताओ उनको लंबे टाइम तक कहां पड़े रहना है? सी वाटर में, तभी तो आगे का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होगा। लेकिन वो क्या लंबे टाइम तक इसी तरह से पड़े रहेंगे? नहीं, खराब हो जाएंगे सबके सब। किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। कौन कराएगा? ऑक्सीजन। तो इसलिए आप कह सकते हो कि प्रेजेंट कंडीशंस में अब केमिकल बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं। अगर नेचर को कराना है तो एटमॉस्फेयर वापस से कैसा करना होगा? रिड्यूसिंग, तब पॉसिबिलिटी बनी। समझ में आ रही ना बात बेटा? तो ये डिस्कशन था इस चीज का। बताइए, क्लियर हो गया ना ये पूरा? अब बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि केमिकल एवोल्यूशन मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के रिगार्डिंग ज्यादा एविडेंसेस नहीं, लिमिटेड है। लेकिन केमिकल एवोल्यूशन के रिगार्डिंग तो एविडेंसेस है अच्छे खासे। तो केमिकल एवोल्यूशन के अब हम पढ़ेंगे क्या? एविडेंसेस। तो देखो नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डली हुई है, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब इसके सिर्फ 2 एविडेंसेस जो हमें पढ़ने हैं, है तो और भी लेकिन पढ़ने 2 हैं। एक है एक्सपेरिमेंट जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। जो छोटा वाला एविडेंस लिखा है वो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एविडेंसेस फ्रॉम मेटियोराइट्स, ये पढ़ते हैं। तो देखिए, मेटियोराइट से कैसे प्रूफ होता है केमिकल एवोल्यूशन? तो पहले तो मुझे बताओ, मेटियोराइट का मतलब क्या होता है? उल्का पिंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। मतलब यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्ट अगर आकर के अर्थ पर गिर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटियोराइट बोलते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि दूसरे प्लेनेट का, स्टार का, या यूनिवर्स की किसी और चीज का पार्ट आकर के अर्थ पर गिर जाता है। कई बार तो पता भी नहीं होता कि वो कहां से आया है, क्योंकि यूनिवर्स है ही इतना बड़ा। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं? मेटियोराइट्स या फिर उल्कापिंड। अब देखो, मेटियोराइट से क्या है कि साइंटिस्ट के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है मेटियोराइट्स। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि जहां से भी आया है हमें अब वहां नहीं जाना पड़ रहा वहां की चीजों को समझने के लिए, क्योंकि मेटियोराइट से ही हम समझ लेंगे वहां की चीजों को। बताओ, उन्होंने खुद ही भेज दिया ना मेटियोराइट, वरना हमें उसी चीज के लिए वहां जाना पड़ता जहां से मेटियोराइट आया। तो काफी कुछ हेल्प मिल जाती है मेटियोराइट से। तो क्या करते हैं, जब भी कभी मेटेओराइट अर्थ पर आता है, अर्थ सरफेस पर आता है, तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो उसे कलेक्ट कर लेते हैं और लेबोरेटरी में उसका क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जहां से भी ये मेटेओराइट आया ना, वहां क्या कंडीशंस है। तो कई बार जब साइंटिस्ट ने मेटेओराइट्स का एनालिसिस किया ना, तो उन्हें मेटेओराइट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप खुद सोचो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वहां मिलने चाहिए ना जहां केमिकल एवोल्यूशन हुआ हो, वरना नेचुरली थोड़ी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते। ओरिजिनली ओरिजिनली तो सिर्फ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं। लेकिन अगर किसी मेटियोराइट में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं, इसका मतलब जहां से भी वो मेटियोराइट आया है वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं। किससे बने होंगे? केमिकल एवोल्यूशन से। क्यों बने हैं? ताकि आगे ओरिजिन हो सके लाइफ का। इसका मतलब कहीं और तैयारी चल रही है ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझ रहे ना बात को? लेकिन इससे एविडेंस कैसे मिल रहा केमिकल एवोल्यूशन? कैसे ऐसे मिल रहा कि हम अर्थ के पास्ट में तो नहीं जा सकते कि अर्थ पर क्या हुआ था,
लेकिन सामने किसी का प्रेजेंट तो देख सकते हो, क्योंकि तरीका तो एक ही होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ का, तरीके अलग अलग नहीं हो सकते। जिस तरीके से यहां हुआ ओरिजिन लाइफ का, उसी तरीके से किसी और प्लेनेट पर भी हो रहा होगा। तो हम अपने पास्ट को तो नहीं देख सकते, लेकिन किसी के प्रेजेंट को देख करके अपना पास्ट समझ तो सकते हैं ना। तो अगर किसी दूसरी जगह ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, मतलब दूसरी जगह अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं, इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं कि हमारे यहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हुए लाइफ बनी होगी, वो हम सही सोच रहे हैं। सही सोच रहे हैं ना, कि अगर हम अपने यहां प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहां भी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे पहले और फिर उसके बाद लाइफ आई होगी, तो ये सही सोच रहे हैं ना, क्योंकि दूसरी जगह भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं ना अभी अभी। तो मेटेओराइट्स जो है ना, वो एक तरह से कंसीडर किए जाते हैं किसकी तरह, एविडेंसेस की तरह, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। बात समझ में आ गई ना। तो ये पहला एविडेंस था, दूसरे एविडेंस की बात हम कल करेंगे। तो ये लगभग लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मतलब मुश्किल से अब 15 मिनट्स और लगेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मतलब प्रेजेंट में कौन सा एवोल्यूशन चल रहा है, ऑर्गेनिक। प्रेजेंट में एबायोजेनेसिस चल रहा है या बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस। ऐसे पॉइंट्स याद रखना ताकि कंसेप्ट थोड़े से क्लियर रहे। बताओ किसी भी प्लेनेट पर पहले क्या होता है, एबायोजेनेसिस, उसके बाद हमेशा बायोजेनेसिस। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, अब करना क्या है कि पढ़ना आ जाइए जाकर के आपको, और उसके बाद जब ये पढ़ लो पूरा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ ये कंटेंट अब ठीक ठाक तैयार है। क्योंकि देखो कंटेंट तब पूरा तैयार होता है जब हमें ये पता चल जाता है क्वेश्चन किस तरह के आते हैं यहाँ से। तो उसके लिए अच्छी चीज ये है कि एक तो बिगिनर्स बॉक्स है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, वो कई लोगों ने सॉल्व किए भी होंगे। और दूसरा एक्सरसाइज फर्स्ट में भी इस चैप्टर के अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अराउंड 20-25 क्वेश्चंस। तो वो हो गए, मतलब 30 क्वेश्चंस के आसपास हो गए आपके पास इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है 2 लेक्चर्स में। तो आप क्या करो, इतना पढ़ो अच्छे से कल कल तक, क्योंकि परसों ही अब अपना लेक्चर आएगा। तो परसों तक अपना ये पढ़ लो पूरा और क्वेश्चंस भी लगा लेना। आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि अभी अब कुछ कंटेंट रह गया है 15 मिनट्स का, वरना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि यहां से क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी ग्रिप कैसी हो गई है इस चैप्टर पे। ठीक है, तो एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अभी आप एक बार पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आइडिया लगाओ, फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्विज दोगे, अपने डाउट्स क्लियर करोगे, तब जाकर के ये टॉपिक पूरी तरह से रिफाइंड होगा, है ना। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है बाकी टॉपिक से कंपेयर में, इसमें लिंक बहुत बनानी होती है अपने लेवल पर, है ना। बनाते चलो, हो जाएगा वैसे, चलो।